नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। आज पूरा हिंदुस्तान विचलित है। कुछ पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जो खबरें निकली हैं, जिस तरह से वहां पर एक डॉक्टर की हत्या हुई, जिस तरह से उसके साथ बलात्कार हुआ, जैसे उसको मारा गया है, उससे भी पूरा हिंदुस्तान विचलित है। पूरे देश में डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा छात्र और बाकी आम लोग भी, उन्होंने जुलूस निकाले, काम को बंद रखा, सब कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट तक उसमें दखल दे रहा है कोलकाता के इस मामले में। मुझको लगता है जांच सीबीआई को कोलकाता हाई कोर्ट दे चुका था, सुप्रीम कोर्ट उसमें निगरानी रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने पास बुलवा लिया है। ममता सरकार को नालायकी के लिए लताड़ लगाई है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। ये सब चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के राजनीतिक दल जो हैं टूट पड़े हैं कि टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसको कोसने के लिए। और हालत क्या हो रही है, जहां पर शिवसेना और भाजपा की मिलीजुली गठबंधन सरकार जिस महाराष्ट्र में है, वहां पर मुंबई में आसपास कहीं पर 3-3, 4-4 साल की 2 बच्चियों से स्कूल में एक के साथ रेप कन्फर्म हो गया है रिपोर्ट में। दूसरी बच्ची के साथ भी यौन छेड़खानी हुई है, स्कूल के एक कर्मचारी ने की है, जिसको छोटी बच्ची दादा बोल रही है वहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से। महाराष्ट्र में मुंबई में लोकल ट्रेन की पटरियों पर 5 घंटे रास्ता जाम रखा लोगों ने, इतने विचलित थे लोग। चारों तरफ चल रहा है। कल परसों भी मैंने इसी कैमरे के सामने आपको बताया था, देश भर में बलात्कार चल रहे हैं। कल के बाद, कल इस कैमरे के सामने था मैं, आज जब हूं इस बीच के 20 घंटों में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, जिसमें एक लड़का नाबालिग भी है। देश में ये बहस भी चल रही है कि हत्या, बलात्कार जैसे मामलों में, खासकर सामूहिक बलात्कार जैसे मामले में अगर नाबालिग शामिल हैं तो उनको बालिग मानकर क्यों ना उनके ऊपर सुनवाई की जाए। मैंने इस पूरे सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के एक सबसे प्रमुख डॉक्टर संदीप दवे को आमंत्रित किया है, जो कि यहाँ के एक बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, उसके एक किस्म से वो संस्थापक हैं रामकृष्ण हॉस्पिटल के। वो छत्तीसगढ़ के सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन भी हैं। देश के जाने माने सर्जनों में उनका नाम शुमार होता है। मुझको किसी तरह की मेडिकल ज़रूरत रहती है तो मैं सबसे पहले उनसे फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ। ये इंटरव्यू, आज की बातचीत इस पर आधारित नहीं है कि उनके अस्पताल से मुझको कोई फ्री में इलाज मिला है, इसको मैं साफ कर दूं। मेरे और मेरे परिवार का इलाज वहाँ जो होता है पेमेंट पे होता है। इस वजह से हम उनको इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। हम इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के निजी क्षेत्र के अस्पतालों के वो एक मुखिया हैं, वो किसी पद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़े निजी क्षेत्र अस्पताल के हैं, वो प्रमुख हैं यहाँ के, छत्तीसगढ़ के बहुत जानकार हैं। समाज के दूसरे दायरों को लेकर भी वो लगातार सोचते हैं, उनसे मेरी कई बार बातचीत होते रहती है, इसलिए हमने उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थोड़ा तकलीफ की बात है जिस तरह से कलकत्ता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कई जगह ज़्यादा हमला शायद सरकारी कॉलेज में होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो रहते हैं उनमें तो लोगों को फीस देनी पड़ती है, तो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी से जाते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इनमें लड़ाई झगड़े, हमले ये ज़्यादा होते हैं, मारपीट ज़्यादा होती है। कोई एक कानून भी रमन सिंह सरकार ने कुछ साल पहले यहाँ बनाया था ना, अस्पतालों और डॉक्टरों पे हमले के खिलाफ, क्या था वो? देखिए, रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए एक कानून बना था, जिसमें जो भी चिकित्सा संस्थान हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट, वहाँ पर जो भी सेवारत कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उन पर किसी भी प्रकार का हमला अगर होता है तो गैर जमानती अपराध माना गया था उसको। और तुरंत एसपी के संज्ञान में, एसपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया था और उनको संज्ञान में लेते हुए जुर्म कायम करना था और गिरफ्तार करना था, ऐसा, और कोर्ट में केस चलाना था।
आप तो जब ये कानून बना तब से अभी तक देख रहे हैं, और मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी भी अस्पताल में हमला होता होगा तो ध्यान तो आपका जाता ही होगा ऐसे मामलों में। इसका कुछ असर हुआ क्या कानून का? नहीं, असर तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में दिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा है छत्तीसगढ़ में असर। हाँ। और अगर आप देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा होता था पहले, हाँ, हर छोटी छोटी बात पे मरीज के रिश्तेदार या मरीज या कोई भी व्यक्ति, हाँ, आसपास के लोग आ जाते थे और उधम करना चालू कर देते थे। हाँ, तो वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली घटा है, काफ़ी घटा है। तो ये इस कानून की वजह से हुआ है कि जो सीसीटीवी कैमरे बढ़ गए हैं, लोगों को लगता है रिकॉर्ड हो जाएगा, सबूत हमारे खिलाफ रहेगा, इस वजह से तो नहीं हुआ है? कई सारे कारण हैं इसमें, पर एक मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि हर को अब डर है और कड़ी सजा हो सकती है, गिरफ्तारी तय रहेगी, जमानत आसानी से नहीं होगी। गिरफ्तारी तय है। हाँ। और रिकॉर्डिंग जैसा आपने बोला, हाँ, कि उसका एक सबूत तुरंत क्रिएट हो जाता है। अधिकतर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी कैमरे खास करके इन एरियाज में डेफिनेटली हर जगह सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग के जो कैजुअलिटी या ट्रॉमा कहलाता है, जहाँ घायल को लेकर पहुंचते हैं, आईसीयू है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग होती है जी। ये कलकत्ता की जो घटना हुई है, सभी जगह हड़ताल भी रही, ओपीडी भी बंद रहा, जांच वगैरह भी नहीं हुई, एक दिन के लिए क्लिनिक बंद रहे डॉक्टरों के। ये किस दर्जे का वायलेंस दिखता है आपको? अभी पूरी वजह सामने नहीं आई है और कई तरह की बातें आ रही है, लेकिन उसको देख के क्या लगा आपको, मन में क्या आया? जितना मैं उन प्रिंसिपल साहब के बारे में सुन रहा हूँ और जितना भी मैं अभी जानकारी आपको भी आ रही है, मुझे भी जितनी भी जानकारी है वो टीवी के माध्यम से ही है और न्यूज़ के माध्यम से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे ख्याल से जानवर भी इस प्रकार की हरकत नहीं करते जितना कभी नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ जानवर तो करते ही नहीं है। इंसान अपने खुद के गलत काम और जुर्म को छुपाने के लिए बार बार जानवरों की मिसाल देते हैं। आप मुझको बतलाइए कि 6 सांप जाके किसी मादा सांप के ऊपर कभी बलात्कार करते हैं? सुना ही नहीं है। कभी आपने देखा है कि 5 हिरण जाके किसी एक मादा हिरण से बलात्कार देखा नहीं। उनके जानवरों के बीच में ये चीज नहीं कभी नहीं है, बट इंसानों के बीच में पाई गई। रावण हम इतना बोलते हैं उसके बारे में। रावण के पास में सीता इतने वर्षों तक रही, पर उसने कभी भी उसको अहित नहीं किया, छुआ तक के नहीं। पर हमारे आज के इस युग में रावण से भी गई बीती हरकत हम कर रहे हैं। और एक ऐसा परवर्टेड व्यक्ति, जो वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का झुंड है। वो एक व्यक्ति का काम तो नहीं है, वो कम से कम 8-10 लोग हैं जो मिलके इस क्राइम को अंजाम दिए हैं। और ये एक बहुत गंदे स्तर का क्राइम है। और इसमें हैवानियत और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सब के सब नशे के आदी हैं और परवर्टेड लोग हैं। आप डॉक्टर साहब निजी हॉस्पिटल में तो बाद में आए, पहले तो आपने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, आपने भी ड्यूटी की होगी इस तरह की। जूनियर डॉक्टर रहते हैं, कैजुअलिटी में ड्यूटी करते हैं रात दिन, वहाँ भी आपने, मैं इससे थोड़ा सा हट के पूछना चाहता हूँ, मेडिकल फ्रेटर्निटी के भीतर सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, डॉक्टर और नर्स, क्या इनके बीच भी आपने इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन देखे हैं? सर मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ और बहुत साफगोई के साथ बोल रहा हूँ। हम 24 घंटे वहाँ काम करते थे। एक डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ में वहाँ लगातार लगे रहते, काम करते रहते, और हंसी मजाक ये सब चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि एक मोनोटोनस एटमॉस्फेयर जहाँ पर आप मरीजों से ही बिल्कुल, आप सिर्फ, आपका कौन है जिसके साथ में आप रात को ड्यूटी कर रहे हो? बिल्कुल। आप अगर 2 नर्सों के घर वालों से ज्यादा तो उन्हीं के साथ आप रहते थे। आप अपने स्टाफ के साथ में बैठ के समोसा खा रहे हो, चाय पी रहे हो या मजाक कर रहे हो, वो दूसरों को, बाहर वालों को देख के लगता है कि ये देखो साला अय्याशी चल रही है। कोई अय्याशी नहीं होती। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है जहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, आराम से बैठते हैं, एक हंसी मजाक चलता है। बाकी अदरवाइज कोई बोले कि यार देखिए सर, अपवाद हर जगह होते हैं। किसी के, अगर किसी के साथ में कोई दूसरे तरीके के रिलेशंस बनते भी हैं तो इस सोसाइटी में उसको ऑब्जेक्ट कर, भाई वो एक कंसेंट के साथ,
कोई अगर रिलेशन किसी का बना भी है तो एक कंसेंट के साथ बना लेकिन एक चीज है डॉक्टर पर साहब, ये यूजुअली होता नहीं। आपने कंसेंट की बात कही, मुझको ये बतलाइए, जब दो लोगों की पोजीशन में बहुत फर्क है, एक डॉक्टर है और एक नर्स है, या एक सीनियर डॉक्टर है और उसकी मातहत एक बहुत जूनियर डॉक्टर है जिसको उन्हीं के अंडर में पीजी करना है, वही प्रैक्टिकल के नंबर के लिए जिम्मेदार रहेंगे, ये तो कानून में भी एक्सप्लॉइटेशन ही गिनाया है। मातहत के साथ किसी मातहत की सहमति जो है वो उतना मायने रखती नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो आप बोल रहे हैं ये एक अलग पॉइंट है कि एक्सप्लॉइटेशन फॉर मार्क्स या एक्सप्लॉइटेशन की मैं एचओडी हूँ और मुझे आप उतना रिस्पेक्ट दीजिए या मुझे मेरा काम करिए या मेरे पर्सनल काम करिए, ये एक एक्सप्लॉइटेशन में मान सकता हूँ, ठीक है। पर 95 से 97% टीचर्स मेडिकल, मैं जब तक पढ़ता था मैं ये जानता हूँ, एक टीचर के प्रति, अपने सीनियर के प्रति एक जूनियर का एक अलग रिस्पेक्ट होता था और अभी भी है। एक मेडिकल फ्रेटर्निटी एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जहां पर जूनियर अपना कोई भी भले 6 महीना जूनियर क्यों ना, 1 महीना जूनियर अपने सीनियर को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहता है। एक सीनियर का जूनियर से अस्पताल के बाहर एक डिफरेंट रिलेशन हो जाता है। वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको हेल्प करता है, वो उसको गाइड करता है, वो हर प्रकार की सहायता करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक लार्ज स्केल का कोई एक्सप्लॉइटेशन चलता हो, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नहीं मानता सर। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे से हट के समझना चाहता हूँ। ये जो चारों तरफ बलात्कार हो रहा है, हम जब बात कर रहे हैं तो उधर रायगढ़ में 10 लोगों में से 6-7 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कल या परसों जंगल में किसी लड़की को पकड़कर उन्होंने, आदिवासी लड़की को पकड़ के गैंग रेप किया, एक उसमें माइनर भी शामिल है। इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है? मैं थोड़ा सा जब सोचने की कोशिश करता हूँ, एक बालिग और उम्र दराज होने के नाते मैंने सेक्स देखा हुआ है जीवन में, मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि किसी चीखती चिल्लाती लड़की, उसको दबोच कर अगर उसके साथ बलात्कार हो रहा है, क्या ये सचमुच ही कोई सेक्सुअल प्लेजर भी हो सकता है बलात्कारी का? क्या सोच रहती है उसकी, मैं थोड़ा हैरान होता हूँ। मुझको लगता है क्या एक मर्द को ये लगता है कि उसने एक और औरत के बदन को जीत लिया है, ये मर्दानगी का प्लेजर है कि ये सेक्सुअल प्लेजर है? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? उनको मालूम है कि इसमें खतरा बहुत है जेल जाने का, इसके बाद भी अगर समाज में जवान कर रहे हैं, जुवेनाइल नाबालिग कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं, कहीं 70 साल का कोई व्यक्ति कर रहा है, कहीं बाप बेटी से कर रहे हैं, कहीं टीचर और प्रिंसिपल, छत्तीसगढ़ के स्कूलों का अभी 4-6 केस अभी आए हैं कि टीचर या प्रिंसिपल किसी से कर रहे हैं। एक टीचर है वो कोई ऑब्सीन वीडियो भेज रहा है स्टूडेंट को। क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब इतना ये सब? सर बहुत 2-3 रीजंस मैं आपको देना चाहूँगा। एक सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है वह सस्ता नशा, ड्राई नशा, ये शराब से परे का नशा, शराब से परे का नशा, जो कि 100% गैर कानूनी है, पूरी तरह से गैर। दारू तो कानूनी है, लेकिन ये नशा अभी भी हमारे यहाँ गैर कानूनी है। और ये नशा सरलता से उपलब्ध है और सस्ते में उपलब्ध है, जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। जेब में पुड़िया रख लें, गोली रख लें, कुछ रख लें, कागज में लपटें या किसी में भी डालें और फूंक लें। तो ये जो नशा जिसको हम गांजा बोलते हैं, जो सरलता से आज की तारीख में उपलब्ध हो रहा है, युवा वर्ग इसकी तरफ से बहुत तेजी से भाग रहा है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर कोई अपने प्लेजर के लिए इसका यूज कर रहा है। दूसरा जो मुझे कारण समझ में आता है वो ओटीटी में जो सेक्स और वायलेंस परोसा जा रहा है, जिसका कोई सेंसर नहीं है, जिसमें गालियां परोसी जा रही हैं अनाप शनाप तरीके की, और जो मैटर उसमें दिखाया जा रहा है वह इन युवाओं को इन नशों के द्वारा साथ में मिलकर ऐसा प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं अगर ये करूंगा तो मैं उसके टाइप दिखूंगा, अच्छा, या मैं ये करता हूं तो मुझे ये आनंद मिल रहा है। तो वो ये कहीं ना कहीं ओटीटी का सेक्स, वायलेंस और गांजा नशा, ड्राई नशा, यह हमारी युवा वर्ग को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उनके पास या तो बेरोजगारी है, खाना मुफ्त में मिल जा रहा है घर में, ठीक है, जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है वो घर में
कोई और अच्छा सामान ले जाने के लिए, फल फूल ये सब चीजें ले जाने के लिए नहीं हो रही है, हाँ, बल्कि इसलिए हो रही है कि चलो भाई हम नशा करते हैं, मजा आता है इसको करने से। तो अगर आप देखेंगे तो ये दो कारण तो मेन मुझे नजर आ रहे हैं बेरोजगार। ऐसा। तीसरा जो उच्च वर्ग है, हाँ, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और वक्त भी जब चाहे, गाड़ी है, वक्त गाड़ी है, वक्त होटल है, समय है, होटल है। हाँ, होटल नहीं है तो हमारी वीआईपी रोड आज की तारीख में सबसे बड़ा अड्डा बन गई। हाँ, आप किसी भी पूरी वीआईपी रोड में जितने भी रेस्टोरेंट या हाँ, जो कुछ भी बने हुए हैं, हाँ, सड़क पे कार में बैठे बैठे ही नशों का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल। तो आप इसके लिए न ग्लास लगती, न पानी लगता, न कुछ चखना नहीं, लगता। न सोडा न चखना, कुछ नहीं। और प्लेजर अलग, नशा उतना ही सस्ता भी है। हाँ, नशा उससे कहीं ज्यादा, किक उससे सस्ता है, पोर्टेबल है, पॉकेटेबल है, और सोसाइटी में किसी को पता नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। बदबू नहीं आ रही है। घर जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। सिर्फ यही है कि आप घर आराम से पहुंचोगे, किसी को कोई बदबू नहीं आनी, कुछ नहीं आनी। हाँ, को लगता है कि बेरोजगार है, कोई मोटिवेशन नहीं है जिंदगी में। ये नशा सस्ता है तो कम पैसे में हो जाता है, अमीर रहे गरीब रहे सब लोग दारू के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा अफोर्डेबल। अभी तो मैंने पढ़ा है कि ये मोबाइल फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे ऑर्डर देने से डिलीवर कर देते हैं ले जाके। अब पिस्तौल भी डिलीवर हो रही है, तो ये तो नशा है छोटा सा। आप ये जो मुफ्त का खाना बोल रहे हैं, मुफ्त में खाना मिल जाता है, कौन सा खाना मुफ्त में? नौजवान लोग जो हैं, क्या माँ बाप के छाती पे मूंग दल के उनसे मुफ्त में खाना ले लेते हैं? कौन सा बोल रहे हैं? नहीं सर, बेसिकली देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हाँ, हमारे देश में मुफ्त फ्री बीज की एक बयार सी बह रही है। जो राशन में अनाज, अनाज के अलावा आपको शादी के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली, हर चीज मुफ्त। हाँ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। हाँ, पर पीढ़ी को, हाँ, एक पीढ़ी को आप क्या कर रहे हो? आप उसको आलसी बना रहे हो। हाँ, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज, पैसा घर में बच रहा है इन सब चीजों के कारण। हाँ, तो वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? नशे में। नशे में हो रहा है सारा का सारा पैसा। हाँ, या तो अब बेटा भी बाप के साथ ये सब नशा कर रहा हो, कोई हाँ, भरोसा नहीं। हाँ, सारी की सारी पुरुष वर्ग, हाँ, या इवन कई घरों में महिलाएं भी ये इस नशे की तरफ जा रही हैं। हाँ, और जब ये नशा चरम पे पहुंच जाता है, हाँ, तो इनके जब पैसा नहीं मिलता तो क्राइम करते हैं। और घर के भीतर भी नशे की हालत में बलात्कार के बहुत सारे मामले आए हैं। बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब वो परिवार के भीतर, परिवार के भीतर रिश्ते में, हर तरह के रिश्ते में, उन रिश्तों को अपन डिफाइन नहीं करते, लेकिन यानी तमाम वर्जनाओं को छोड़कर, तमाम जो संस्कार हैं उसको छोड़कर परिवार के भीतर नशे की हालत में बलात्कार के बहुत मामले हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह अभी जो थोड़े से मामले पुलिस में पहुंचते हैं, बाकी तो घर के भीतर दबा दिया दफन कर देते हैं कि कहाँ परिवार की बदनामी करेंगे। सही बोल। तो ये आपको लग रहा है कि ये वजह है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जो दिखा रहे हैं, परोस रहा है, वो बहुत गलत। नशा जो है वो 2, बेरोजगार हैं लोग, काम करने को कुछ नहीं है ये 3, ये मिला जुला असर है इसका, जिससे सेक्स क्राइम बढ़ रहे हैं। सेक्स बढ़ रहा है, सेक्स क्राइम तो बिल्कुल डेफिनेटली इन्हीं कारणों से बढ़ रहा है। हाँ, और दूसरे प्रकार के भी जो क्राइम है, हाँ, चोरी हुआ, डाका डालना हुआ, क्योंकि जब आपके पास आपकी एक आदत पड़ जाती है और आपके पास में पैसे नहीं रहते तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको तो नशा चाहिए किसी भी हालत में। तो आप या तो चेन खींचोगे, या पॉकेट मारोगे, या चोरी डकैती करोगे। तो कहीं ना कहीं इस हर प्रकार का क्राइम आप इस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवा के इन लोग युवाओं को उसमें ढकेल रहे हो। मैं अभी देखता हूँ डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में पहली बार मुझको ऐसा खबर पढ़ने मिली, माँ बाप ने मिलके जवान बेटे को हाथ पैर काट डाले और मार डाला। यानी एक एक बच्चे की दुआ करने के लिए, आपके यहाँ भी अस्पताल में लोग बरसों चक्कर लगाते होंगे कि बच्चा हो जाए, कहीं दरगाह जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, और जवान बेटे को मार डाला इसलिए कि वो रोज नशा करता था और माँ बाप को पीटता था। मुझको लगता है बर्दाश्त की सीमा पार हो गई होगी तो ही माँ बाप ऐसा कर इस प्रकार का कदम उठा, वरना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ
बाप नशा करके आता था, पीटता था घर के लोगों को, तो माँ ने और बहनों ने मिलकर उसको बाप को मार डाला। ये शराब से रिलेटेड जितने वायलेंट क्राइम बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हो सकता है बाकी जगहों पे भी हो, मुझको यहाँ का ज़्यादा दिखता है। मैं इसको सेक्स क्राइम से थोड़ा सा परे भी देखता हूँ। हर तरह का क्राइम इतना बढ़ रहा है तो सेक्स क्राइम भी साथ साथ बढ़ेगा। एक चीज़ जो मुझको समझ में नहीं आ रही है कि जो जुवेनाइल लड़के जो हैं, वो एक परिवार का मामला, एक खबर हमने छापी थी, आई थी सामने, कि 13 साल का लड़का मोबाइल फ़ोन पे पोर्न वीडियो देख देख के उसका दिमाग ऐसा हो गया कि घर में 6 साल की बहन बगल में सोई थी, रात को उसके साथ रेप किया। उसने कहा कि मैं पिताजी को बताऊंगी, तो गला घोंट के मार डाला। फिर जाके माँ को जगाया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो माँ और 2 बहनों ने उसको अलग कहीं सुलाया, खुद उधर बेटी के साथ सोए। एक कहानी गढ़ी कि कोई बाहर से आके कर गया, लेकिन डीएनए टेस्ट में निकल गया कि ये भाई ने ही किया था। ये जो भी सैंपल उसके बॉडी पे मिले होंगे लड़की के, मार डाला था उसको। क्या इसमें हो सकता है? जो जुवेनाइल जो हैं, खासकर सेक्सुअल क्राइम, चेन छीन के भाग जाए, कुछ करे, मैं उतना फिक्रमंद नहीं हूँ, लेकिन जुवेनाइल क्रिमिनल अगर घर के भीतर अपनी बहनों के साथ, दूसरी रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस की क्लास की लड़की के साथ अगर ये कर रहे हैं, होना क्या चाहिए समाज में? सर, इसका सबसे बड़ा कारण जो जुवेनाइल जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो 18 साल से कम है और मतलब टीनेज एज में जो है, मुझे जो नज़र आता है वो ये स्मार्टफोन में जो पोर्न सर्व हो रहा है इनको, जो इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, जो इस प्रकार के वल्गर रील्स बना के लोग डाल रहे हैं, तो ये बच्चे आदी हो चुके हैं मोबाइल के। और पेरेंटिंग में मुझे कहीं ना कहीं आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है, क्योंकि माँ बाप खुद अपने मोबाइल में बिजी हैं। आप घर में चले जाइए तो हर लोग अगर हैं तो चार अलग अलग कोने में, और आप उसमें बैठ के देख रहे हैं, अपना अपना काम देख रहे हैं। जिसको जो पसंद है वो या तो मोबाइल पे बात कर रहा है, या वो अपनी पसंद की रील्स देख रहा है, या पिक्चर देख रहा है, या कुछ ना कुछ कर रहा है मोबाइल पे, क्योंकि आज की तारीख में आपको सब चीज उपलब्ध है। वो बच्चा भी अपना देख रहा है, और बच्चे को अभी उस वक्त, क्योंकि वो उस उम्र में है जहां वो डेफिनेटली सेक्स के, जहां उसकी फिजिकल जरूरत शुरू हो रही है, वो कुछ हैरान भी है अपने बदन को लेकर, शरीर में जो चेंजेस परिवर्तन आ रहे हैं उनको लेकर लड़कियां लड़के हर कोई, बिल्कुल, क्योंकि लड़कों में भी ऐसा नहीं कि चेंजेस आते हैं, आते हैं, और वो चेंजेस जब वो देखता है हो रहा है, और उसको वो सब चीजें फ्री में परोसी जा रही है, और दिख रहा है, पड़ोस में कोई लड़की दिखती है उसको। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर बिल्कुल स्कूल्स में कुछ नहीं पढ़ा, आने वाला था। सेक्स एजुकेशन के नाम पर हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, या खुद का बदन क्या है उतना तो उसमें परिवर्तन बदन है, बदन की जरूरत है, उसमें परिवर्तन है, उम्र के साथ क्या क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा। और क्योंकि उसको टैबू मानते हैं, उसको झंडा डंडा लेके लोग आ जाएंगे भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। अगर आप जरा भी कहोगे तो झंडा डंडा निकल आता है तुरंत यहाँ पर। ये यहाँ पर इस चीज के बारे में जो भी बातचीत है, ये अगर हम इसको, हम जाना तो चाहते चांद पर है, मंगल पर है, पर जो बेसिक चीज है उसको तो आप सुधारना नहीं चाहते, उसको आप सुधारना नहीं चाहते, उसको कारपेट के नीचे छुपा के रखना चाहते हैं कि बच्चे जवान भी हो रहे हैं। और हमको ये अच्छे से मालूम है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो टीनेजर हो गए हैं, उनके सेक्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का अकेला सोर्स पोर्न रह गया है, बस वो सबसे बड़ा कारण। कोई और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं रह गया, कोई एजुकेशन, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, सरकारें उसको कैरिकुलम में नहीं ला रही, नहीं ला ढंग से तो नहीं ला रही। टीचर कोई अगर पढ़ाना चाहे, मुझको लगता है कि सस्पेंड होके अरेस्ट हो जाएगा टीचर, तो या फिर पेरेंट्स आ जाएंगे मारने पीटने, क्या पढ़ा रहे के लिए। सो ये जो चीजें हो रही हैं, उसके कारण वो इन सब चीजों में उसको नॉलेज पा रहा है, जो कि गलत। और जो उसको, ये इतना क्रूड और अनरियलिस्टिक सेक्स है जिससे वो सीख रहा है,
वो समझ रहा है यही जिंदगी का असली यही सेक्स जिंदगी है, का असली सेक्स है, यही फिजिकल प्लेजर है, बिल्कुल, रिक्वायरमेंट को ऐसे ही पूरा करना है। तो तो जो दुनिया का सबसे क्रूड पोर्न है वही हिंदुस्तानी बच्चों का टीचर रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वो नॉलेज पाके अल्टीमेटली ये बच्चा ये बलात्कार की तरफ बढ़ता है ये। क्योंकि एक चीज मुझको डॉक्टर साहब और लगती है कि घर में जब कभी माँ बाप सिखाते हैं किसी को, तो लड़की को सिखाते हैं बहुत सावधान रहना, शाम को जल्दी घर आ जाना, कोई कुछ करे तुमको छेड़खानी करे कुछ करे आके हमको बताना। ये सिखाते समय भी उसके भाई को साथ में नहीं बैठाते कि तुम छेड़खानी मत करना, तुम किसी लड़की को छूने की कोशिश मत करना, कानून बहुत कड़ा है, तुम जेल चले जाओगे, जेल नहीं जाओगे तो सुधार गृह चले जाओगे, हम तुमको बचा नहीं सकेंगे, मत करना कभी ऐसा। लड़के को नहीं सिखाते, लड़की को सावधानी सिखाते हैं, लड़के को जुर्म न करना नहीं सिखाते, जुर्म से परे रहना नहीं सिखाते। नहीं लगता आपको ऐसा? मैंने एक शब्द अभी भी यूज किया था, पेरेंटिंग। हाँ, और मैं वापस उस पे आता हूँ। हाँ, लड़कों के बारे में माँ बाप का एक अलग रवैया, हाँ, एक अलग बर्ताव, हाँ, कि नहीं हम लड़का है, ये लड़का उसको है, सब कुछ लड़का, वो कुल दीपक है, खानदान का चिराग है। अलग अलग जुबान में अगर आप देखेंगे, और ये तो बच्ची है, ये तो किसी और घर में जाएगी, किसी और घर में जाएगी, तो उसको उसके पीछे पड़े कि भैया तेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना। पर आपको लड़के को कि भैया ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है। हाँ, ये हम भी नहीं बचा पाएंगे, तुम जेल जाओगे तो। आप लड़कियों को बोलोगे कि शर्ट मत पहनो, कपड़ों के बारे में बताओगे, ये सब चीजें बताओगे, अरे लड़के को बताओ ना, लड़के को सिखाओ कि ये सब करना गलत है। लड़के के कैरेक्टर को भी तो सुधारने की कोशिश करो। हरियाणा, यूपी, इधर के खाप पंचायतों के फैसले सुनता हूँ, तो लड़की जीन्स नहीं पहनेगी, लड़की मोबाइल फोन नहीं रखेगी, इस तरह के फैसले रहते हैं। हरियाणा के एक सीएम ने बयान दिया था, शाम होने के बाद लड़की को क्यों निकलना चाहिए अकेले। कहीं बहुत सारे सीएम हैं, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन महिला के लिए विचारधारा कुल मिला के एक है कि उसको आश्रित रहना चाहिए आदमी के, पहले पिता का अलग। तो इस सोसाइटी में आप मानते ना, दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो आप उसको दर्जा भी देना चाहते हो, फर्जी मतलब आप 8 हाथ हैं तेरे, 9 दिन हम पूजा करेंगे, 8 हाथ 9 दिन तभी तक आप पूजा, तभी तक वो दुर्गा है। जब तक वो प्रतिमा है, जब तक वो हक नहीं मांग रही है तब तक। मेरे ख्याल से अगर 8 हाथ वाली कोई लड़की अपने बाप के घर आके भाई से कहे कि प्रॉपर्टी में मुझको हिस्सा दो, वो जाके FIR लिखा देगा कि ये 8 हाथ में हथियार लेके आई थी, मुझको मारने की धमकी दे रही है प्रॉपर्टी देने के बजाय। तो बचपन से लेके बड़े होने तक लड़की को हिकारत से रखना, सेकेंड रेट सिटीजन उनको बना के रखना, ये भी शायद एक वजह जो लोगों को जो सेक्सुअल क्राइम का हौसला देती है कि लड़की और औरत तो है, इसीलिए मैं उसको उपभोग की वस्तु शुरू से ही बनाया गया। मैं बहुत सारे ऐसे गैंग रेप और सेक्स के मामले देखता हूँ जिसमें पुलिस का पहला रुख रहता है अखबार वालों को, रिपोर्टर्स को बताना कि लड़की का, महिला का चाल चलन ही गड़बड़ है। सबसे पहला रुख रहता है उनका कि उसमें जुर्म नहीं रह जाता। अगर आप कहेंगे कि ये धंधे वाली लड़की थी तो फिर ये जुर्म नहीं रह गया, ऐसा मान के चलते हैं, समाज ये मान के चलता है। तो जो हम परिवार का पेरेंटिंग की जो बात कर रहे हैं, मैं उसको दूसरे तरफ देखता हूँ। किसी भी सेक्सुअल क्राइम को सबसे पहले कौन डील करते हैं? डॉक्टर और पुलिस के लोग सबसे पहले ये डील करते हैं। डॉक्टर्स तो ठीक है, मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा समझते होंगे कि औरत का भी अपने बदन पे हक है, ऐसा जानते होंगे। पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं मानती है कि किसी औरत का उसके बदन पर कोई हक होना चाहिए। वो तो तुरंत साबित करने में लग जाती है, बच्चलन थी, ये पहले भी पकड़ाई है एक आध बार, इसने पहले भी किसी के खिलाफ शिकायत की है, ऐसा जैसे किसी एक लड़की या महिला से समाज के 2 अलग अलग लोग कभी बलात्कार नहीं कर सकते, ऐसा मान के साबित करने पे उतारू हो जाती है पुलिस। महिलाओं के खिलाफ ये जो होस्टाइल मर्दाना रुख है समाज में, इसको कैसे क्या किया जा सकता है? इसका आज की तारीख में तो इसका कोई जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के हम वातावरण में जी रहे हैं, जिस प्रकार के हम माहौल में हैं,
मुझे तो हम गर्त में जाते हुए दिख रहे हैं और इसका बढ़ता हुआ मुझे स्वरूप ही नज़र आ रहा है कि और बढ़ता ना जाए, क्योंकि एक दिन में न देश की बेरोजगारी दूर होगी, बिल्कुल, न एक दिन में नशा खत्म होगा। हमने पंजाब को बर्बाद से और बर्बाद होते हुए देख लिया और अभी और बर्बादी होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी तो बिल्कुल भी निकट भविष्य में इसका कोई भी सॉल्यूशन, और होता क्या है सर, हम 10 दिन चर्चा करेंगे, 12 दिन चर्चा करेंगे, जब तक कि अगला क्राइम नहीं हो जाएगा, वो तब फिर वो श्मशान वैराग्य जैसी बात आ जाती है कि वो श्मशान में अच्छी अच्छी बात सब करते हैं, बाहर निकलते ही साथ खत्म। तो 10, 12, 15 दिन का ये जब तक कि ये टॉपिक चलता रहेगा, गिरफ्तारियां होंगी। क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुआ, इसलिए मुझको भी आपसे बात करना सूझा कि हम बैठ के बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर के साथ में हुआ, आज की तारीख में क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पे हम विचार कर रहे हैं। 12-15 दिन बाद हम शायद जब अगले बलात्कार का इंतजार करते होंगे, या अगली किसी युवती के साथ में इस प्रकार का जब तक गैंगरेप नहीं होगा, तब तक कोई रिएक्शन ना सोसाइटी, तब तक संवेदनशीलता नहीं जागेगी, हम अन्ना हजारे जैसा हम सो जाएंगे फिर जाके। तो वो ये सब चीजें एकदम तुरंत से मुझे कोई परिवर्तन आते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन, जैसे कलाम साहब भी बोलते थे, बचपन से, जब से वो बच्चा पढ़ना चालू करता है तब से आप ला सकते हो। बिल्कुल, एक सोसाइटी में परिवर्तन लगाने में, आने में, बिल्कुल, वो बच्चा जब शुरुआत है, जब वो KG 1 में जा रहा है, उस दिन से आएगा। हमारे यहाँ बाल भारती जो है पहली दूसरी क्लास की, उसमें पढ़ाते हैं, कमल घर चल, कमला नल पर जल भर। यहाँ से फर्क सिखा दिए कि तुम बेटे हो, खानदान के चिराग हो, स्कूल जाओगे तुम नल से पानी, तुम स्कूल जाओगे, तुम करोगे। मैं बतलाऊं डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी का एक बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है, बड़ा तकलीफ दे है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का, उसने एक सर्वे किया कि जितने बच्चों को लेके आते हैं वहाँ पे, और डायग्नोसिस में मेलिग्नेंसी निकलता है, कैंसर निकलता है जिन बच्चों को, उसमें से लड़के जो हैं वो तो 100% वापस इलाज के लिए ले आते हैं माँ बाप, लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को इलाज के लिए भी नहीं लाते। सर, ये मैं इस पे थोड़ा सा एक और प्रकाश आपको डालता हूँ कि ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो रहा है इसमें भी, क्योंकि हमने जो हमारे अस्पताल में, मैं इसमें थोड़ा सा ला रहा हूँ, जो पहला लीवर ट्रांसप्लांट किया था, वो एक छोटी सी बच्ची थी, 4 से 5 महीने की बच्ची थी, और उसके पिता ने उसको लीवर दिया था। तो लड़की को बाप ने दिया। तो ऐसा है कि हो रहा है, पर ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं ना सर, मैं इनको, ये अपवाद है, ये अपवाद है, एनेक्डोट ज्यादा मानता हूं, अपवाद है कि एक कहानी है, सच्ची है, लेकिन एक कहानी, एक अपवाद है। अगर हम देखें, आपका कहना सही है। आप जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बोल रहे हैं, तो मैं उस पर आना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के ऑर्गन ट्रांसप्लांट में 90% डोनर महिलाएं हैं। बिल्कुल। और जो रेसिपिएंट हैं, जिनको अंग लगता है, उसमें 10% हैं महिलाएं, 90% मर्द हैं। 90% महिलाएं अंग दान कर रही हैं, 90% मर्द अंग पा रहे हैं। ये हमारा अनुपात मोटे तौर पर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आप जो कह रहे हैं वो एक अपवाद है, एक घटना होगी, ये अपवाद है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं डेटा बतला रहा हूँ, टाटा मेमोरियल का डेटा, ये भी बिल्कुल सही है कि 100% लड़के जो हैं उनके कैंसर के इलाज को घर वाले जा रहे हैं। आप कैंसर की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ सिंपल से निमोनिया की बात कर रहा हूँ, कि एक लड़की के निमोनिया को और एक लड़के के घर के चिराग के निमोनिया को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। चिराग रोशन रखने के लिए कितना भी तेल भी डाल देंगे, वो कितना भी खर्चा होगा, डॉक्टर साहब इसको बचाना है। लड़की के लिए वो रुख, वो उत्साह। 3-4 दिन बाद डॉक्टर साहब देखिए हमारे पास पैसा कम है, ज्यादा आपको लग रहा है, हम सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, मतलब वहां तक के बात चली जाती है। यानी मुझको लगता है कि एक महिला के खिलाफ जो एक बेरुखी उसके पैदा होने के पहले से, अब तो थोड़ा कम हो गया है, अभी भी उत्तर भारत में कई जगह दिखता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इलीगल तरीके से, कहीं कहीं पे तो, यानी यहाँ सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा नहीं इलीगल होगा पर हो रहा है। तो वहां से लेकर उसके टर्मिनेशन तक, यानी कन्या भ्रूण हत्या को मारने तक जो एक रुख बना हुआ है परिवारों का, तो ये खतरनाक रुख है। मुझको लगता है कि ये उस टेंडेंसी को बढ़ाता है जो आगे जाके बलात्कारी बनती है।
कुछ हद तक ये भी सही है, ये भी एक कारण है। और हमारी सोसाइटी का मेल प्रीडोमिनेंस या मेल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना या उनकी तरफ ज़्यादा पॉइंट, तो ये हम एक एस्पेक्ट रह गया है डॉक्टर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक में डिबेटेबल है अभी, कि जो ऐसे जघन्य अपराध हैं, रेप और मर्डर जैसे हीनियस क्राइम, खासकर गैंग रेप जैसे, एक अकेले 15 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की से रेप कर दिया, उसको इतना बड़ा नहीं मान रहे हैं जितना बड़ा गैंग रेप में अगर कोई लड़का, नाबालिग लड़का शामिल हो गया है, उसको माना जा रहा है। ये डिमांड हो रही है लगातार कि ऐसे हीनियस क्राइम में अगर नाबालिग शामिल हैं तो उसको बालिग मान के ही उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इससे मैं पूर्णतः एग्री करता हूँ। ऐसा जिस आदमी को सेक्स के बारे में ज्ञान हो गया तो वो उसका सेक्स के लिए बालिग दिमाग तो हो चुका है। तो आप ये जो बालिग रेप के लिए, मेरे को लगता है कि ये गलत क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 18 साल के ऊपर रेप, 12-13 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति या लड़का कर रहा है, उसको मालूम है कि ये सेक्सुअल क्राइम है, वायलेंस है, गलत है, तो इसको मैं मालूम है वो उसका दिमाग सेक्स के लिए उतना ही आगे बढ़ चुका है। और आजकल के ज़माने में जब 3 साल का बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, तो आप ये 12-13 साल की उम्र में अगर वो सेक्स क्राइम कर रहा है तो उसका जुर्म को जुर्म की तरह ही लेना चाहिए, एक रेप के जुर्म की तरह ही लेना चाहिए। तो ये आपको लगता है कि ये एज लिमिट जो है इसको नीचे लाने की आवश्यकता हो गई है? क्योंकि कुछ एक ऐसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं जो इसके खिलाफ भी हैं कि रेप के कुछ एक गिने चुने मामले देख के हड़बड़ा के इसको नीचे नहीं लाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। सर, ये जो बोल रहे हैं वो रेप के वॉल्यूम को शायद पूरी तरह से सच्चाई से असेस नहीं कर पा रहे या उसका एक डाटा रजिस्ट्री तो कोई है नहीं। और कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस घरेलू रेप के, वो घर में दफन हो जाते हैं, घर में कितने रेप दफन हो गए। तो ये अगर आप पूरे डाटा को लोगे तो कहीं ना कहीं, और कितनी महिलाएं आगे आती हैं या कितनी युवतियां या कितनी बालिकाएं आगे आती हैं और ये बोलती हैं कि हमारे साथ ये हो गया। नहीं बोलते लोग, घर के भीतर भी बात नहीं करते, माँ डांट देती है अपनी बेटी को, फालतू बात करती है तुम। किसी को अगर हुआ भी है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में आज भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। इसकी एज लिमिट को लोअर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि डेफिनेटली आप ये मानेंगे कि आज का 12 साल के बच्चे का दिमाग 18 साल से युवक से ज़्यादा है और वो ज़्यादा तेज चल रहा है। उसके पास में नॉलेज हर लेवल से आ रहा है, एक उसके फिंगर टिप्स पे उसके नॉलेज उपलब्ध है, उसके पास में सब कुछ है, हर प्रकार की जानकारी लेने का उसके पास में साधन है। यार मुझको तो एक चीज़ लग रही है कि बच्चों को चाहे 10-12 साल से या टीनेज में जैसे ही पहुँचे, जो उनको एक उनके बदन की सीख मिलनी चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं है वो। और उनको पहली सेक्स शिक्षा जो है वो तरह तरह के क्रूड सेक्स से, बलात्कार से, पोर्नो से, और बलात्कार के जो वीडियो बनाकर लोग जो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे चारों तरफ तरह तरह से उपलब्ध है, वीडियो क्लिप्स आ जाती हैं उसकी एक दूसरे के पास। जो आपने छत्तीसगढ़ में ढेर केस देखे होंगे कि बच्चों के साथ सेक्स वाले जो पीडोफाइल सेक्स है, उसके वीडियो यहाँ के बड़े बड़े लोग अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर और अरेस्ट हो रहे हैं। इंटरपोल से जानकारी आ रही है और अरेस्ट हो रहे हैं। मुझको लगता है कि पूरा का पूरा सेक्स को लेके हमारे यहाँ एक इतनी प्यूरिटन थ्योरी है, पवित्रतावादी की, धार्मिक प्रवचन इसमें उसमें, सेक्स से दूर रहो, सेक्स वासना खराब है। भाई बहन मान लो, एक संस्था है जो कहती है कि पति पत्नी भी भाई बहन की तरह रहें, तो अपने बदन की ज़रूरत के लिए कहाँ जाएंगे? तो मुझको लगता है कि बदन की ज़रूरत, तन मन की ज़रूरत जैसे ही शुरू होती है टीनेज में, कोई जिसको आप नॉलेज कह रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है उनको, जो मिलता है परवर्टेड नॉलेज है, वो परवर्टेड नॉलेज है, वो केवल पोर्न है, वो केवल क्रूड सेक्स है, वो जुर्म के दर्जे का सेक्स है वो। इसीलिए आज की तारीख में एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन सिलेबस में आना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ तो
एक भी कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं रहे होंगे छत्तीसगढ़ के जो ना आते हों अस्पताल में। मैं अस्पताल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, खबरों में आते ही रहता है। कभी किसी मुख्यमंत्री मंत्री से आपकी कभी बात नहीं हुई कि ये थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना समझाना चाहिए? देखिए ऐसा है, आज जब मैं यहाँ आया था मैंने आपको बताया एक व्यक्ति आए हुए थे और उनसे मेरी प्रथम चर्चा आज, मतलब क्योंकि अब मुझे लगा कि यार, और आज सौभाग्य से यहाँ आना, तो आज ज़रूरत समझ में आ रही है ऐसा कि ये सोसाइटी में एक रोल हमको भी प्ले करने का बिल्कुल है। और अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जितनों को भी जितनों को भी, तो हमको ये करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आज शुरुआत हुई है सर जी, और इसको हम किस मुकाम तक लेके जा सकते हैं, हर कोई को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने जिनको भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। मैं तो अखबार में एडिटोरियल लिखना, यहाँ पे एडिटोरियल में बोलना मैं तो लगातार करता हूँ सर, कि एक किसी के भी दिमाग में अगर बात आएगी मेरे कहे हुए लिखे हुए तो शायद सुधार आ जाए, कहीं ना कहीं सुधार तो शुरू होता ही बिल्कुल है। और जो इन्फ्लुएंस जिसको भी कर सकता है, मुझको तो लगता है कि आपके यहाँ तो कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक ऐसे नहीं है जो ना आते हों। आते हैं आगे पीछे, रोज कोई ना कोई आते होंगे। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोगों से बात करेंगे कि भाई ये सेक्सुअल क्राइम जितने हो रहे हैं बहुत जरूरी हो गया, अब इसको सोचना पड़ेगा सर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए और मेडिकल साइंस से परे की भी जितनी बातें आपसे हुई है वो बहुत ही दिलचस्प बातें रही। सुनील जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया और एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो कि चिकित्सा से कहीं से भी जुड़ा हुआ कोई आपके अस्पताल से जुड़ा हुआ नहीं है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ नहीं है, एक अलग विषय था, बहुत प्रसन्नता हुई कि इस बारे में मैं आज कुछ। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर संदीप दवे से मेरी बातचीत सुनी। ये बातचीत जो है न इनकी लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी से जुड़ी हुई है, न रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी हुई है, न एक अस्पताल के संचालक हैं वो उससे जुड़ी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझको लगता है हमारी बातचीत जब भी हुई इस बारे में, किसी और बारे में, मुझको लगता है कि समाज के अलग अलग तबके के लोगों से उनकी सोच जानना चाहिए। इसीलिए हमने संदीप दवे जी को आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। वो बहुत बिजी रहते हैं लेकिन उन्होंने समय निकाला, वो यहाँ पर आए और मुझको लगता है जो बातचीत हुई है बहुत ही जिम्मेदारी की बातचीत है। और ख़ासकर जो आखिरी मुद्दा जो आया है कि उनके संपर्क में भी जो लोग आएंगे, प्रमुख लोग, ये उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। ये एक अच्छी शुरुआत होगी। आपके भी संपर्क में अगर कोई नेता, अफसर, पत्रकार आते हैं, आप उनसे भी पूछिए कि बच्चों को उनके बदन के बारे में पढ़ाने में क्या दिक्कत है, क्यों इतना डरते हो। ये जो झंडा डंडा लेके जो आ जाते हैं, पश्चिमी संस्कृति बोल रहे, संस्कृति पश्चिमी नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति में पूरी जिंदगी से बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी लेकिन तमाम शिक्षा दी जाती थी। सोच के देखिएगा इस बारे में क्या करना चाहिए। आपने दिलचस्पी से हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हम चिकित्सा विज्ञान के कुछ दूसरे पहलुओं को लेके बाद में डॉक्टर संदीप दवे से बात करेंगे। आज की बातचीत इतनी ही। आपको हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल अगर अच्छा लगता है ऐसी बातचीत की वजह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा। ये हमारे आपसे सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं टिप्पणी कीजिएगा इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और आपको, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। जितना शौक आपको इन चीज़ों का है उससे ज़्यादा शौक कैंसर को, आपके जैसे लोगों को खाने पीने का है। मैं आपको एक आंकड़ा बतलाता हूँ। हमने एक कैंसर विशेषज्ञ से बात की थी यहाँ पर, जो कि सामाजिक क्षेत्र से हैं, जो कैंसर मरीजों के बीच काम करती हैं। उन्होंने मुझको आंकड़े दिए थे कि छत्तीसगढ़ के तमाम कैंसर मरीजों में से 24% ऐसे हैं जिनको मुंह का कैंसर है। मुंह का कैंसर 100% तंबाकू से होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 24% तो मुंह के कैंसर के शिकार हैं टोटल कैंसर पेशेंट में से। गले का कैंसर और होता है, फेफड़े का कैंसर और होता है तंबाकू से। अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वाद के लिए, लत के लिए, नशे के लिए
इसके शरण में मत जाइए तंबाकू के। हमने अभी डॉक्टर साहब ने कई तरह के नशे की बात की है, मैं इसको एक ज़्यादा कॉमन नशा मानता हूँ, ज़्यादा आम नशा है ये, इसको छोड़ दीजिए। वरना आपको मालूम है क्या होता है, कैंसर आता है आपके छाती में, आपके गले में, मुंह में बैठ जाता है, और वहाँ से फिर अपना स्मार्टफोन निकाल कर लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर एक आदमी को, जो भैंसे पे बैठ कर आता है, मूछ वाला, धोती पहना हुआ, मुकुट वाला, गदा लेकर, फिर लेके जाता है आपको। मैंने कुछ एक कार्टून ऐसे भी देखे हैं कि वो अपना भैंसे के पीछे एक रस्सी बांध कर घसीट के लेके जाता है लोगों को। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो तंबाकू छोड़ दीजिए अभी से। फिर मिलेंगे।